आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई का सामना करने वाले हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे देश की सबसे पवित्र नदियों के पीछे छिपे एक भयानक सच की, लिक्विड कैंसर। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी वास्तविकता है जिसे समझना अब हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करें। क्या कोई भी समझदार इंसान एक ऐसा पेस्ट पीना चाहेगा जो मंदिर के पवित्र फूलों से बना हो, लेकिन उसमें लेड और आर्सेनिक जैसे जानलेवा रसायन मिले हों? बिल्कुल नहीं, है ना? सुनने में ही ये किसी पागलपन जैसा लगता है। कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन खौफनाक सच तो ये है कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हमारा पूरा समाज राष्ट्रीय स्तर पर हर रोज बिल्कुल यही कर रहा है। करोड़ों लोग आस्था के नाम पर जाने अनजाने में ही सही इसी जहरीले चक्र का हिस्सा बन रहे हैं, और इसका सीधा असर हर रोज लाखों जिंदगियों पर पड़ रहा है। यहाँ एक बहुत ही अजीब और बड़ा वैचारिक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो हम नदी को पवित्र माँ का दर्जा देते हैं, पूरी श्रद्धा से उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने व्यवहारिक रूप से उसे दुनिया का सबसे विशाल डस्टबिन बना दिया है। माँ और कूड़ेदान, ये दोनों शब्द कभी एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी बिना किसी झिझक के अपना सारा कचरा सीधे पीने के पानी के स्रोतों में मिलाया जा रहा है। अब जरा इस विशाल आंकड़े को देखिए, 80 लाख। भारत में लगभग 6.5 लाख मंदिर हैं और वहां से हर साल 80 लाख मीट्रिक टन फूल नदियों में बहाए जाते हैं। इसका पैमाना इतना बड़ा है कि अगर इन फूलों को ट्रकों में भर दिया जाए ना, तो दिल्ली से मुंबई तक ट्रकों की एक बम्पर टू बम्पर लाइन लग जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आधुनिक समय में ये फूल सिर्फ जैविक कचरा नहीं रहे। खेती के दौरान इन पर भारी मात्रा में खतरनाक कीटनाशकों का छिड़काव होता है। तो आइए देखते हैं कि पानी में जाने के बाद असल में होता क्या है। जैसे ही रसायनों से भरे ये फूल पानी में सड़ना शुरू करते हैं, बैक्टीरिया उन्हें खाने के लिए तेजी से बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में पानी की सतह पर काई यानी एल्गल ब्लूम की एक बहुत मोटी परत बन जाती है, जो सूरज की रोशनी को अंदर जाने से बिल्कुल रोक देती है। नतीजा, पानी के अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाती है और पूरा का पूरा जलीय इकोसिस्टम दम घुटकर एक डेड जोन बन जाता है। और बात सिर्फ फूलों तक ही सीमित नहीं है। मूर्तियों का विसर्जन पानी के बहाव के लिए एक अलग ही स्तर की समस्या खड़ी करता है। आज के समय में 90% मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनती हैं। आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ मुंबई में 1.5 लाख और बंगाल में 15,500 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां हर साल पानी में डाली जाती हैं। पीओपी पानी में आसानी से घुलता नहीं है, बल्कि ये नदी के तल पर जाकर कंक्रीट की तरह जम जाता है, जिससे पानी का प्राकृतिक बहाव ही ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और सोचने वाली बात है वो ये है कि कैसे आधुनिकता और सस्ते विकल्पों के चक्कर में हमारी प्राचीन परंपराएं ही पूरी तरह से प्रदूषित हो गई हैं। प्राचीन काल में पूरी तरह से घुलने वाली मिट्टी की मूर्तियां बनती थीं, पानी को साफ करने वाले तांबे के सिक्के इस्तेमाल होते थे, पर आज उनकी जगह सस्ती पीओपी की मूर्तियों और निकल या लोहे के सिक्कों ने ले ली है। जो परंपराएं पहले पानी को शुद्ध करने के लिए बनी थी, आज वही भारी धातुओं के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गई हैं। इन मूर्तियों पर जो चमकदार रंग इस्तेमाल होते हैं ना, उनकी सच्चाई तो और भी डरावनी है। ये रंग देखने में जितने जीवंत लगते हैं, असल में उतनी ही जहरीले हैं। नारंगी रंग के लिए मर्क्यूरी और लेड, हरे के लिए क्रोमियम और पीले रंग के लिए कैडमियम का इस्तेमाल होता है। विज्ञान साफ कर चुका है कि ये कैंसर पैदा करने वाले तत्व और न्यूरोटॉक्सिन हैं। मतलब हम व्यवहारिक रूप से अपने ताज़े पानी के स्रोतों में सीधा लिक्विड कैंसर घोल रहे हैं। अब एक बेहद संवेदनशील लेकिन कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं। अकेले वाराणसी में हर साल 32,000 से अधिक अंतिम संस्कार सीधे नदी के किनारे होते हैं। इसके अलावा कई बार बिना जले हुए शवों को भी प्रवाहित किया जाता है। 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इसके खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी। मृत शरीरों और राख के इस भारी बायोलॉजिकल लोड के कारण पानी में फीकल कोलिफॉर्म्स यानी मल मूत्र से पनपने वाले खतरनाक बैक्टीरिया का स्तर इस कदर बढ़ जाता है कि वो पानी सच कहें तो एक जैविक हथियार के समान बन जाता है। आस्था से जुड़े इस प्रदूषण के साथ साथ हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे की विफलता एक और बड़ी तस्वीर दिखाती है। अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताज़ा असेसमेंट को देखें तो भारत की 46% नदियां ऑफिशियली तौर पर प्रदूषित श्रेणी में हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे शहरों का 70% कच्चा सीवेज यानी बिना ट्रीट किया हुआ गटर का पानी सीधे हमारी पीने वाली नदियों में जा रहा है।
देश भर में इन प्रदूषित नदियों के कई डराने वाले उदाहरण मौजूद हैं। चेन्नई की कुंभ नदी को ही ले लीजिए, जिसका बीओडी लेवल सुरक्षित सीमा से 100 गुना से भी अधिक है। इसके बाद अहमदाबाद की साबरमती, दिल्ली की यमुना, जिसके जहरीले झाग हर साल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनते हैं, और हैदराबाद की मूसी नदी, उसमें तो अब सिर्फ 10% पानी है और 90% सीवेज। तकनीकी रूप से मूसी अब एक नदी नहीं बल्कि एक खुली नाली बन चुकी है। अब इस आंकड़े को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 33,000 करोड़ रुपए 1986 में शुरू हुए गंगा एक्शन प्लान से लेकर अब तक नदियों की सफाई के नाम पर टैक्स भरने वालों का इतना पैसा खर्च किया जा चुका है। जरा सोचिए, इतने विशाल बजट में पूरे देश में हजारों अस्पताल और लाखों पक्के घर बनाए जा सकते थे, लेकिन इतना पैसा पानी की तरह बहाने के बाद भी हमारी नदियां साफ क्यों नहीं हुई? इसका सीधा जवाब हमें कैग यानी CAG की रिपोर्ट में मिलता है, जो इस नौकरशाही की पूरी पोल खोल देती है। रिपोर्ट बिल्कुल साफ बताती है कि खर्च किए गए हर एक रुपए में से सिर्फ 8 पैसे ही सही काम में लगे, जबकि 92 पैसे या तो बर्बाद हो गए या गलत जगह खर्च कर दिए गए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता इतनी कम बनाई जाती है कि बाकी का सारा कचरा बिना ट्रीटमेंट के ही सीधे नदी में बाईपास कर दिया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये सारा जहर सिर्फ नदी तक ही सीमित नहीं रहता। एक अदृश्य कड़ी इस जहर को सीधे हमारे भोजन तक खींच लाती है। भारी धातुएं पानी में घुलती हैं, काई उन्हें सोख लेती है, फिर मछलियां उसे खाती हैं, या फिर उसी जहरीले पानी से खेतों में सब्जियों की सिंचाई की जाती है। बायोमैग्निफिकेशन की प्रक्रिया के जरिए ये जहर हजारों गुना गाढ़ा होकर सीधा इंसानों की डिनर प्लेट पर पहुंच जाता है। और इसका नतीजा जमीनी स्तर पर एक भयानक स्वास्थ्य संकट। हरियाणा के कई कृषि क्षेत्रों में अब आधिकारिक तौर पर कैंसर विलेजेस विकसित हो गए हैं, जहां हर दूसरे घर में मरीज हैं। पंजाब से बीकानेर जाने वाली ट्रेन को तो लोग कैंसर ट्रेन ही कहने लगे हैं, क्योंकि उसमें रोजाना दर्जनों कैंसर पेशेंट सफर करते हैं। और अगर किसी को लगता है कि घर का सामान्य आरओ फिल्टर उन्हें बचा लेगा, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आम फिल्टर पानी से लेड और मरकरी को पूरी तरह बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ जो सबसे अहम और दिल दहला देने वाली बात है, वो ये है कि भारत में हर साल 1 लाख से अधिक बच्चे सिर्फ डायरिया जैसी बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि मानो हर साल एक पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो रहा हो। और सबसे बड़ा दुख ये है कि इसे रोका जा सकता था। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये हमारे जल स्रोतों में घोला गया हमारा अपना जहर है, जो ये मासूम जिंदगियां छीन रहा है। और समय वो तेजी से हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। 1951 में जहां हमारे पास पानी प्रचुर मात्रा में था, वहीं 2021 तक इसमें 71% की भारी गिरावट आ चुकी है। 2019 में चेन्नई का डे 0 तो सबको याद होगा, जब शहर के सारे नल सूख गए थे। नीति आयोग साफ चेतावनी दे चुका है कि 2050 तक भयंकर जल संकट आने वाला है। इसके अलावा जल प्रदूषण से होने वाला आर्थिक नुकसान भी देश की GDP का लगभग 3 से 6% हो गया है। हम बहुत तेजी से गंभीर संकट की ओर बढ़ रहे हैं। खैर, स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक भी नहीं है। समाधान मौजूद हैं और उम्मीद की किरणें भी। उदाहरण के लिए लंदन की थेम्स नदी और यूरोप की राइन नदी, एक समय पर इन्हें भी जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन कड़े नियमों से उन्हें वापस जीवन मिला। भारत में भी सामुदायिक प्रयासों से चेन्नई की अड्यार नदी और तमिलनाडु की नोयल नदी में शानदार सुधार देखा गया है। मतलब साथ है, सख्त नियम और सामूहिक इच्छा शक्ति हो तो मृत नदियों को भी फिर से जिंदा किया जा सकता है। हमारे सामने ऐसे कमाल के उदाहरण भी हैं जहां जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव लाया गया है। एक स्टार्टअप की इस शानदार पहल को ही देख लीजिए। उन्होंने सिर्फ लोगों को जागरूक करके 42,300 टन मंदिर के कचरे को नदियों में सड़ने से रोक लिया। इस कचरे को रिसाइकिल करके बायोलेदर और अगरबत्तियां बनाई गईं। इससे न सिर्फ पर्यावरण बचा, बल्कि हाशिए पर रहने वाली 324 महिलाओं को स्थिर रोजगार भी मिला। ये साफ दिखाता है कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों एक साथ फल फूल सकते हैं। नागरिक स्तर पर हम तुरंत कुछ बेहतरीन विकल्प अपना सकते हैं, जो हमारी आस्था का भी सम्मान करते हैं और प्रकृति का भी। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग करना, या फिर मन्नत के नाम पर हजारों लीटर दूध और घी नदी में बहाने के बजाय उसे किसी आश्रम में या जरूरतमंद बच्चों को दान करना। जरा सोचिए, इससे होने वाला पुण्य कहीं अधिक है और हमारी नदियां भी सुरक्षित रहती हैं। अंत में इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं।
अगर हर धर्म और आस्था का सबसे मूल सिद्धांत जीवन को बचाना और उसका सम्मान करना है, तो क्या हमारी इन जीवनदायिनी नदियों को पूरी तरह अछूता और साफ छोड़ देना ही हमारी सबसे बड़ी और सच्ची पूजा नहीं होगी? इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अगर ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि समाज में एक व्यापक जागरूकता आ सके। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।